Welcome student, myself Pallavi Nisa, Assistant Professor, Department of History, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक, उसकी योजनाएं, उसके द्वारा अपनाए गए सुधार और नीतियाँ। यह BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के पेपर 3 के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया जाता है। 1351 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक तगी विद्रोह के दमन के लिए सिंध प्रांत में सक्रिय था, वहीं ठट्टा के नज़दीक उसकी मृत्यु हो जाती है। तब अमीरों और उलेमाओं के द्वारा उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं होने के कारण उत्तराधिकार के अभाव में सामंतों और उलेमा वर्गों के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सुल्तान घोषित किया जाता है और ठट्टा में ही 22 मार्च 1351 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होता है। लेकिन इसी समय दिल्ली में जो मोहम्मद बिन तुगलक के विश्वास पात्र वजीर ख्वाजा जहां एक अल्पवयस्क बालक को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बनाकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर देता है। और तब ख्वाजा जहां के विद्रोह को दबाने के लिए जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली आते हैं तो ख्वाजा जहां आत्मसमर्पण कर देता है और उसके आत्मसमर्पण के बाद फिरोज शाह तुगलक अगस्त 1351 ईस्वी में पुनः अपना राज्याभिषेक कराता है। पुनः राज्याभिषेक होता है और इस तरह से 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला यह सुल्तान बन जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल प्रारंभ होता है और यह उसका शासनकाल जो है 37 वर्षों का शासनकाल है। सामान्यता, शांति और सुव्यवस्था का काल रहा है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के लिए उसका राज्य प्राप्त करना शांति से भरा नहीं था। उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी और यह समस्याएं मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों, उसके प्रयोगों के द्वारा उत्पन्न था। सबसे पहली समस्या यह थी कि उसके मोहम्मद बिन तुगलक के आर्थिक नीतियों के कारण उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग, सामंत वर्ग, यहाँ तक कि किसान वर्ग असंतुष्ट थे। मुस्लिम वर्ग भी मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों से असंतुष्ट था। तो सबसे बड़ी समस्या फिरोज शाह तुगलक के सामने उन समस्याओं, उन विरोधी वर्गों को खुश करने का प्रयास था। इसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक बहुत ही अच्छी नीति अपनाई जो तुष्टीकरण की नीति कहलाती है। तुष्टीकरण की नीति जो पहला इसका काम था सुल्तान बनने के साथ ही वह तुष्टीकरण की नीति के नाम से जाना जाता है। तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत सबसे पहले जो कृषि ऋण मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 2 करोड़ टन का कृषि ऋण किसानों को उसके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था, तो उस वर्ग को खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कृषि ऋण की समाप्ति कर दी। कृषि संबंधी जितने भी ऋण थे उसको समाप्त कर दिया गया। कृषि ऋण की जो पंजिकाएँ थी उसको जलाकर नष्ट कर दिया गया। तो इस तरह से जो एक बहुत बड़ा वर्ग था किसान वर्ग, उसको संतुष्ट करने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया अपने कृषि ऋण की माफ़ी के साथ। दूसरा, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जनता फिरोज शाह के असंतुष्टों में से एक था। और चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में मुस्लिम जो समुदाय है उस पर विशेष कृपा पात्र न कर योग्यता को ज़्यादा महत्व दिया था और हिंदू या मुस्लिम उसमें से जो भी योग्य होते थे उसको अपना अधिकारी नियुक्त करता था। तो वैसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय उसकी नीतियों से असंतुष्ट थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमानों वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इसके लिए उसने मुस्लिम वर्ग को संतुष्ट करने के लिए जो
खुतबा पढ़ा जाता है। शुक्रवार को खुतबा पढ़ने में तमाम मुस्लिम शासकों, दिल्ली सल्तनत के जितने भी मुस्लिम शासक थे, शुक्रवार के खुतबा में उनके नाम लेना अनिवार्य कर दिया गया। मोहम्मद गौरी के बाद से जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन लोगों का नाम लेना अनिवार्य कर दिया गया। और यह इसलिए भी इनके लिए ज़रूरी था क्योंकि यह हिंदू माता के गर्भ से जन्म लेने वाले शासक थे। तो इसलिए भी मुस्लिम समुदाय को खुश करना, इसकी एक अलग चैप्टर है धार्मिक नीति। और इस तरह से उसने मुस्लिम वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उलेमा वर्ग का संतुष्टि, उलेमा वर्ग भी मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से असंतुष्ट था और इस वर्ग को संतुष्ट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक नीति को अपनाया और वह कट्टर धार्मिक नीति था। उसने राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में उलेमाओं के हस्तक्षेप को आमंत्रित किया। दूसरा, उसने सियासत और दंड नीति दोनों शरीयत के अनुसार स्थापित किया, यहाँ तक कि मृत्यु दंड की जो प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया। तीसरा, उसने गैर मुस्लिम जनसंख्या के प्रति कड़ा रुख अपनाया, जिसके फलस्वरूप हिंदुओं पर जजिया कर जो लगता था, जजिया कर अब ब्राह्मणों से भी वसूलने का काम किया गया और ब्राह्मण से वसूलने वाला यह पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था। और इसके अलावा इसके शासनकाल में कहा जाता है कि दूर दूर से हिंदू लोग आते थे जो मुस्लिम धर्म को अपना लेते थे और बदले में सुल्तान उनको राजकीय पद और उपहार प्रदान करता था। तो यह उसकी कट्टर धार्मिक नीति थी जिससे उलेमा वर्ग को संतुष्ट किया गया। उलेमा वर्ग को इसने संतुष्ट किया। तुष्टिकरण की नीति में उलेमा वर्ग के अलावा उसने अमीर वर्ग को भी संतुष्ट किया, क्योंकि अमीर और सामंत वर्गों के सहयोग से ही वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। तो उसको संतुष्ट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अमीर वर्ग को जागीरदारी प्रथा प्रदान की। जो जागीरदार था जागीरदारी प्रदान की और इसको वंशानुगत कर दिया और यह वंशानुगत बनाया गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तुष्टिकरण की नीति के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने राज्य में जो विरोध जिन जनता के द्वारा सक्रिय रूप से किया जा रहा था उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। फिरोज शाह तुगलक का दूसरा सुधार आर्थिक एवं वित्तीय सुधार था। आर्थिक सुधार, चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों और सैनिक अभियानों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा गई थी, वैसी स्थिति में फिरोज शाह तुगलक के सामने आर्थिक स्थिति का समाधान करना सबसे ज़रूरी था। इसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कृषि संबंधी कार्य। कृषि संबंधी कार्य में भू राजस्व की जो दर थी, इसके लिए उसने अपने एक मंत्री हिशामुद्दीन को नियुक्त किया और भू राजस्व के दर का पूरे राज्य की जो आमदनी है उसका आकलन करवाया और वह आकलन के द्वारा 6 करोड़ 75 लाख टंका निर्धारित की गई। तो इस तरह से उसने सबसे पहले लगान की आमदनी को निर्धारित किया और उसकी वसूली के लिए कुशल ढंग से प्रयास किया। इसके अलावा कर प्रणाली में भी उसने सुधार किया, क्योंकि राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान व्यवस्था थी और इसलिए इसने लगान व्यवस्था पर ध्यान देने के साथ साथ कर प्रणाली, जो दिल्ली सल्तनत में इस समय 23 प्रकार के अव्यवहारिक कर थे, उसको समाप्त कर दिया। इन 23 प्रकार के जो कर, जो टैक्स जनता पर लगाया गया था, उसको समाप्त कर दिया और राज्य में बस 4 प्रकार के कर वसूले जाने लगे जो शरीयत के हिसाब से था। वह था खिराज, खम्स, ज़कात और जजिया। खिराज जो राज्य के भू राजस्व था, जो राज्य की आमदनी का वास्तविक आधार था, वह वसूला जाने लगा। खम्स, यह युद्ध में लूटे गए जो धन होता था उस पर लगाया जाने वाला टैक्स था। युद्ध में लूटा गया धन पर लगाया गया कर था।
ज़कात जो मुस्लिम वर्ग थे उनसे दान के स्वरूप वसूला जाने वाला कर था, मुस्लिम वर्ग से दान स्वरूप लिया जाने वाला कर था। और जजिया या गैर मुस्लिम वर्ग से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो इस तरह से उसने दिल्ली सल्तनत में प्रचलित 23 प्रकार के कर को समाप्त करके 4 प्रकार के करों को प्रचलित किया, जो खिराज, खम्स, ज़कात और जजिया था। और यह कर की दर भी उसने वही रखी जो दिल्ली सल्तनत के समय थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और कर उसने अपने लगाया था, हब ए सर्व। यह एक तरह का सिंचाई कर था। हब ए सर्व कर यह एक सिंचाई कर था जो सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था में सुधार करने के फलस्वरूप आम जनता से वसूला जाता था। तो कर प्रणाली में इसने सुधार किया और कर प्रणाली में सुधार के बाद इसका काम जो महत्वपूर्ण है वह सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए इसने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया और जनता को सिंचाई सुविधा प्रदान किया। इसके लिए उसने 6 प्रमुख नहरों का निर्माण किया जो वर्तमान में भी है। और इन नहरों की वजह से रबी और खरीफ फसल में सरप्लस प्रोडक्शन होता है, जिससे राज्य की आमदनी काफ़ी मजबूत होती है। और इस सिंचाई सुविधा को देने के कारण वह हर सब नामक सिंचाई कर भी वसूलता था। इसके अलावा आमदनी बढ़ाने के लिए उसने बागान और उद्योगों की भी स्थापना की। बागान और उद्योग और बागान लगभग 1200 बागानों का निर्माण करके उसने फलों के उत्पादन पर ध्यान दिया और इससे 1,80,000 टन का राज्य की आमदनी फलों के उत्पादन के फलस्वरूप होती थी। इसके अलावा कारखाना उद्योग यानी कारखानों की स्थापना की गई और कारखाना में यह रात्रिव और गैर रात्रिव टाइप से होते थे। 2 तरह के कारखाना थे और इन कारखानों में हम देखते हैं कि उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था और उसको सामान्य जन तक बेचा जाता था, तो जिससे राज्य की आमदनी होती थी। तो इस तरह से आर्थिक एवं वित्तीय संबंधी इसके सुधार थे। फिरोज शाह तुगलक लोक कल्याणकारी शासन के लिए भी जाना जाता है। वह अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता है, इसलिए उसके शासनकाल में अनेक परोपकारी कार्य किए गए। जो सबसे पहला काम था उसने इसके लिए कई विभाग बनाए। दीवान ए बंदगान की स्थापना करना। दीवान ए बंदगान यह दासों से संबंधित एक विभाग था। दास विभाग कहा जाए, यह दास विभाग था जिसमें दासों को रखना, उसको प्रशिक्षित करना और उससे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का काम किया गया। तो दीवान ए बंदगान इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण परोपकारी कार्य था दासों के संदर्भ में। इसने दास के व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया था और इसके शासनकाल में लगभग 1,80,000 दास थे और इन दासों का इस्तेमाल वह कारखानों में प्रशिक्षित करके अपने कारखानों में उत्पादन के कार्य में उनसे मदद लेता था। इसके अलावा उसने दीवान ए खैरात नाम के विभाग की भी स्थापना की। दीवान ए खैरात या गरीबों, मुस्लिम वर्गों, इन लोगों को आर्थिक मदद प्रदान करने वाला विभाग था। खासकर मुस्लिम जो बच्चियां होती थी, मुस्लिमों की जो पुत्रियां होती थी, उसके विवाह के लिए खैरात की व्यवस्था इसमें किया गया। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दीवान ए खैरात एक दान विभाग था। यह दान विभाग इसको कहा जा सकता है, यह एक दान विभाग था। दीवान ए खैरात के बाद उसने पेंशन, वृद्धजनों और असहायों के लिए पेंशन की सुविधा के लिए दीवान ए इस्तेहाक, इसके लिए दीवान ए इस्तेहाक की भी स्थापना किया, जिसके द्वारा वृद्धजनों और असहाय लोगों को पेंशन प्रदान किया जाता था। बेरोजगार युवकों के लिए एक विभाग की स्थापना थी, रोजगार विभाग का भी स्थापना किया गया था, जिसमें बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम किया जाता था। इसके अलावा उसने राजकीय नियंत्रण में लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल की स्थापना की।
वो जो दारुल सफ़ा या सफ़ा खाना के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा इसके द्वारा प्रदान किया जाता था और यह पशुओं के लिए भी था। पशुओं की भी मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था इनके द्वारा की गई। इस तरह से ये अपने जो प्रमुख विभागों के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए, जिससे इनकी प्रसिद्धि जो है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से यह प्रमुख इनके लोक कल्याणकारी कार्य थे। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल विनिर्माण कार्य के क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है और तुगलक काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। इसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और इसके अंतर्गत नए निर्माण कार्य किए गए, नए निर्माणी कार्य किया गया और जो जीर्ण अवस्था में जो स्मारक वगैरह था, स्मारकों का पुनरुद्धार किया गया, पुनरुद्धार या मरम्मत का काम किया गया, मरम्मत किया। तो लोक निर्माण कार्य इसके दो तरह से देखा जाता है। विनिर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण में विभाग की स्थापना किया, लोक निर्माण कार्य में नए विभाग, एक निर्माण विभाग की स्थापना किया जिसमें नया निर्माण कार्य किया गया, उस स्मारकों का पुनरुद्धार किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगरों का भी निर्माण किया, उदाहरण के लिए जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला आदि ऐसे प्रमुख नगर थे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित किया गया। इसके अलावा उसने अनेक मंदिरों, मस्जिदों, सरायों, मदरसों, मकतबों का भी निर्माण किया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में इल्तुतमिश द्वारा निर्मित हौज शिमसी और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित हौज खास का भी मरम्मत कार्य किया। इतना ही नहीं, कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी, उसके मरम्मत का कार्य भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। तो उसका शासन काल विनिर्माण कार्य के लिए भी जाना जाता है। नए भवनों एवं नए नगरों के निर्माण के लिए दृष्टि से भी उसका शासनकाल महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नहरों का भी निर्माण इसके द्वारा किया गया। सिंचाई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भी निर्माण के अंतर्गत नहरों का भी निर्माण किया गया और इस निर्माण कार्य के द्वारा राज्य की आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। नहरों के निर्माण के अलावा कारखानों और उद्योगों के स्थापना के रूप में भी इसके शासनकाल को देखा जाता है। उद्यानों की स्थापना की गई, सड़कों के किनारे वृक्ष, छायादार वृक्ष लगाए गए, सरायों की स्थापना की गई। तो यह ऐसा तमाम निर्माण कार्य था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। फिरोज शाह तुगलक को शिक्षा एवं साहित्य में अभिरुचि थी और इसके लिए उसने विद्वानों को प्रश्रय दिया। सांस्कृतिक योगदान के अंतर्गत हम लोग उसके इसी कार्यों को देखते हैं कि उसने शिक्षा एवं साहित्य को संरक्षण प्रदान किया और इसके शासनकाल में दो प्रमुख इतिहासकार बर्नी और शमसे सिराज अफी, दो प्रमुख ऐसे इतिहासकार थे जो इसके शासनकाल में देखा जाता है कि रहते हैं। और ख़ुद फिरोज शाह तुगलक भी बहुत अच्छा इसका ज्ञाता था और उसने अपनी रचना आत्मकथा फुतवाते फिरोज शाही की भी रचना की। संस्कृत भाषा में लिखी भारतीय दर्शन संबंधी रचना का उसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया और इस तरह से इसके शासनकाल में जो प्रमुख पुस्तकें हैं संस्कृत भाषा के जो साहित्य है उसका फारसी में अनुवाद कराया गया और अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के काल में हम देखते हैं कि अधिकतर पुस्तकों की अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया जाता है। इसके अलावा वह संगीत प्रेमी भी था और इसीलिए नागरकोट के युद्ध में कहा जाता है कि उसने 300 से अधिक संगीत के संस्कृत साहित्य का अनुवाद फारसी में करवाया, जो उसके संगीत के प्रति रुचि को दिखाता है।
सिक्का के क्षेत्र में भी सांस्कृतिक योगदान में उनके सिक्का को भी देखा जाता है। और इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक ने ससगानी नामक चांदी का एक सिक्का चलाया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अधा और बीख, जो चांदी और तांबा का सिक्का था, अधा और बीख नामक सिक्के का भी चलाया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसके शासनकाल में सिक्का में भी महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका शासनकाल में ताश घड़ियाल जो है, यह समय को नापने वाला यंत्र होता है, उसकी स्थापना की जाती है। और इस तरह से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के रुचि को देखा जाता है। अशोक की लाटें या सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 प्रमुख स्तंभ, जो टोपरा में था, जो हरियाणा के टोपरा में मिला, और मेरठ यूपी से लाकर उसको दिल्ली में स्थापित कराया। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण, अपने आर्थिक व्यवस्था को लेकर, आर्थिक सुधार को लेकर जाना जाता है, अपने लोकोपकारी को लेकर जाना जाता है, सांस्कृतिक योगदान को लेकर जाना जाता है, विनिर्माण कार्य को लेकर जाना जाता है। तो यह मैंने आपको संक्षिप्त में फिरोज शाह तुगलक के सुधार और उसकी नीति के बारे में चर्चा की। उम्मीद है आपको इससे लाभ हुआ होगा। थैंक यू।